Hello and very good morning to everyone. Class 7th. Our today's topic is impact of rusting. Rusting फिजिकल केमिकल प्रोसेस है, उसके बारे में देख लिया था. अब रस्टिंग की क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं आयरन के ऊपर. जब रस्ट हो जाती है तो उससे क्या होता है. रस्टिंग कॉजेज अ ह्यूज लॉस एंड डैमेज टू आयरन. द लेयर ऑफ रस्ट सो फॉर्म्ड corrodes the iron and gradually falls off, thus exposing the fresh metal which again gets rusted. This continued rusting makes the iron object weak. तो आयरन के लिए रस्टिंग आयरन का लॉस कर देती है, उसका डैमेज कर देती है, और इसके ऊपर रस्टिंग की वजह से एक लेयर बन जाती है जो लेयर उस आयरन को धीरे धीरे कोरोड्स कर देती है और उसके ऊपर से आयरन हटता रहता है. तो इस वजह से आयरन का नुकसान होता है. द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3.NH2O. देखो, रस्टिंग का फॉर्मूला अगर पूछे तो क्या होता है. आयरन ऑक्साइड, उसके साथ में एन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक सॉल्ट, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फास्टन रस्टिंग. अगर वाटर के साथ में सॉल्ट मौजूद हो और कार्बन डाइऑक्साइड हो तो उससे इसके रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है. दैट इज वाई रस्टिंग इज सीन मोस्टली ड्यूरिंग द रेनी सीजन और ऑफन नियर कोस्टल एरियाज. तो अगर कहीं पर कोस्टल एरिया है, पानी वाला इलाका है, तो वहाँ पर आयरन के ऊपर रस्टिंग का जो रेट है, रस्टिंग की स्पीड वो तेज होगी, वहाँ पर जल्दी से आयरन के ऊपर रस्ट हो जाएगी. रस्टिंग इज कंटिन्यू इरिवर्सिबल एंड वेस्टफुल प्रोसेस एंड शुड बी प्रिवेंटेड. देखो, रस्टिंग की वजह से आयरन का तो नुकसान होता है, तो उस नुकसान को हटाने के लिए इसको रोकना चाहिए. It is estimated that about 15% of the total world production of iron is destroyed due to rusting and corrosion. तो हर साल जितना आयरन का प्रोडक्शन होता है, आयरन के प्रोडक्शन का 15% तो रस्टिंग की वजह से बर्बाद हो जाता है. सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट दैट एनहेंस द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग. और जो समुद्र का पानी है, सी वाटर है, उसके अंदर तो सॉल्ट होता है, कई तरह के सॉल्ट होते हैं. वो आयरन के साथ में रिएक्शन करके उसका रस्टिंग के प्रोसेस को तेज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं. एनहेंस करने का मतलब बढ़ाना. ड्यू टू दिस शिप्स सफर अ लॉट ऑफ डैमेज इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड. तो पेंट शिप्स के ऊपर पेंट किया जाता है, ऊपर अपर लेयर को पेंट करने के बावजूद भी शिप्स को उन सॉल्ट की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है. फैक्ट ऑफ इंडिया क्या दे रखा है. फैक्ट, द कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम इज वेरी स्लो बिकॉज एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रोटेक्ट द रिमेनिंग एल्यूमिनियम. अगर हमारे पास एल्यूमिनियम के कई ऑब्जेक्ट हैं तो एल्यूमिनियम के ऊपर रस्ट आसानी से नहीं लगती. उसके रस्टिंग का प्रोसेस बहुत धीमे होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है वो लेयर बहुत प्रोटेक्टिव होती है. लेकिन आयरन के ऊपर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो आयरन का ऑक्साइड एक ऐसी लेयर बनाता है जो आयरन के ऊपर से हट जाती है, गिर जाती है. तो एल्यूमिनियम का रस्टिंग प्रोसेस धीमे होता है. जब हमको प्रिवेंट करना होता है रस्टिंग तो उसके कुछ मेथड्स हैं. प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग. द ओनली वे टू प्रिवेंट रस्टिंग इज टू प्रिवेंट आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर. अगर हमको आयरन को रस्टिंग से बचाना है तो उसका एक ही तरीका है कि आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट मत होने दो. आयरन को डायरेक्ट ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में ही नहीं रहना चाहिए. तो उसके कुछ तरीके हो सकते हैं. हियर आर सम वेज टू प्रिवेंट आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रस्टिंग. पहला मेथड है पेंटिंग. पेंट कर देंगे अगर आयरन के ऊपर तो आयरन का डायरेक्ट कांटेक्ट ऑक्सीजन से नहीं हो पाएगा. रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस ऑन द सरफेस ऑफ एन आयरन. तो आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंट या फिर ग्रीस करके उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन से बचाया जा सकता है, उसको रस्टिंग से बचाया जा सकता है. दूसरा है अप्लाइंग ऑयल.
ऑयल अप्लाई करके, ऑयल आयरन के ऊपर ऑयल से अच्छे से मल दो तो हो जाएगा। वाटर एंड ऑयल डू नॉट मिक्स अप्लाइंग ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। तो अगर मेटल के सरफेस के ऊपर, आयरन के सरफेस के ऊपर अगर ऑयल लगा दिया जाता है तो उससे वाटर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता। प्रिवेंट वाटर फ्रॉम रीचिंग इट्स सरफेस, दस रस्टिंग डजंट अकर। तो इस वजह से जब वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं होता है तो वो रस्टिंग का प्रोसेस रुक जाता है। तीसरा है एलोइंग, एलॉय बनाना। एलॉय क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। जब दो तीन मटेरियल को आपस में मिक्स करते हैं तो उनसे जो बनता है वो एलॉय कहलाता है। अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ अ मेटल विद अनदर मेटल और विद द नॉन मेटल इज कॉल्ड एन एलॉय। तो एलॉय क्या होता है? एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जैसे स्टील है तो वो एलॉय है। स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। तो आयरन के अंदर जब कार्बन को मिक्स करते हैं तो उनसे जो बनता है वो स्टील होता है, और स्टील के बारे में पता है उसके ऊपर कभी भी रस्टिंग नहीं होती है। When mixed with other metal like chromium, nickel and titanium, it becomes stainless steel। तो आयरन को जब क्रोमियम के साथ में, निकल के साथ में और टाइटेनियम के साथ में मिक्स करते हैं तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। द प्रेजेंस ऑफ दीज मेटल प्रिवेंट रस्टिंग। तो इस तरह के जो आयरन के साथ में दूसरे मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं वो रस्टिंग को रोक देते हैं, रस्टिंग नहीं हो पाती। और नेक्स्ट मेथड है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या क्या करता है? द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक्चुअली प्रोसेस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आयरन के ऊपर जिंक की लेयर डिपॉजिट करवा दी जाती है। कैसे? किसी सॉल्यूशन के अंदर आयरन की रॉड डाल दी जाती है, इसके अंदर एक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर जिंक डाल दिया जाता है, जिंक सल्फेट, और वो जिंक उस आयरन के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के चलने की वजह से उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। तो इस तरह के प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। द आयरन पाइप यूज इन होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। घरों के अंदर जो पाइपलाइन है वो गैल्वेनाइज्ड पाइप होते हैं, उसके ऊपर जिंक की लेयर जमी होती है। Zinc when react with oxygen forms a layer of zinc oxide. This layer acts as a barrier between iron and the atmosphere। तो जब ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट करेगी तो वो किससे करेगी? जिंक के साथ में, और जिंक के साथ में रिएक्ट करके वो जिंक ऑक्साइड बनाएगी, और ये जिंक ऑक्साइड की लेयर ऑक्सीजन का या एटमॉस्फेयर का आयरन के साथ में इंटरेक्शन रोक देगा, इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी एक दूसरे को हटाना, उसकी जगह पर आना, ठीक है। तो डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी। हम लोग किसकी बातें कर रहे हैं? मेटल्स की बातें कर रहे हैं। तो अलग अलग मेटल्स हैं। मेटल कौन कौन से? पोटेशियम, सोडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कैल्शियम, ये सब है ना मेटल है। तो ये मेटल, इनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। कुछ मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। जैसे गोल्ड वगैरह है वो कम रिएक्टिव होते हैं। ये रिएक्टिविटी टेबल दे रखी है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, और उसके बाद में कुछ इधर दे रखे हैं, ये रहे। फिर आते हैं मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, फिर आयरन, फिर स्टेनस, टिन बोलते हैं इसको, और लेड। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ कम हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा पोटेशियम, उसके बाद में सोडियम था, उसके बाद में कैल्शियम था, उसके बाद मैग्नीशियम वगैरह है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होगी। लेड की रिएक्टिविटी स्टेनस टिन से कम है, उस टिन से ज़्यादा आयरन की, आयरन से ज़्यादा जिंक की है, जिंक से ज़्यादा एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी है, उसके ज़्यादा मैग्नीशियम की। तो अगर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम किसी रिएक्शन में है, जैसे एल्यूमिनियम का सल्फेट है और उसके साथ में आ गया मैग्नीशियम, तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा? मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा और एल्यूमिनियम को बाहर कर देगा। तो इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये कुछ और एलिमेंट है जैसे कि हाइड्रोजन, ये इनसे भी कम रिएक्टिव है।
हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कॉपर है, फिर मर्क्यूरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड का फॉर्मूला देखो Au होता है, इसका रूट नेम होता है ऑरम, सिल्वर का अर्जेंटम, प्लेटिनम का Pt, ये तो सही है, मर्क्यूरी का Hg, कॉपर और हाइड्रोजन। इस तरह से ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको वापस देखना। तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा। क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी, तो अलग अलग जो मेटल है उनकी रिएक्टिविटी अलग होती है। रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल इज जज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन इन रिएक्टिविटी सीरीज इन विच मेटल आर प्लेस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी की कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, ये पता चलेगा इस टेबल को देखकर। ये टेबल होती है रिएक्टिविटी सीरीज की टेबल। इसके अंदर जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और जो नीचे है वो कम रिएक्टिव है। इसके अंदर मेटल्स को दिखाया गया है ऊपर से नीचे की तरफ रिएक्टिविटी सीरीज में गिरते हुए। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट। तो जो मोर रिएक्टिव अभी देखा था अपन ने, एल्यूमिनियम सल्फेट था, उसको किसने हटा दिया, मैग्नीशियम ने। तो मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव सब्सटेंस था, उसने एल्यूमिनियम को जो कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट था उसको हटा दिया सॉल्ट से। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो दिखाएगा कि कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये दिखाने के लिए हमको कुछ मटेरियल चाहिए। अ टेस्ट ट्यूब विद वाटर, एक टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर वाटर हो, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, जहाँ पर टेस्ट ट्यूब रखा जा सके वो स्टैंड, आयरन नेल्स, कुछ आयरन की जो नेल्स हैं, एंड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, ब्लू विट्रियल। तो कॉपर सल्फेट कुछ पाउडर, कॉपर सल्फेट का थोड़ा सा पाउडर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वाटर है इसके अंदर, मेक अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बाय डिजोल्विंग 2 टीस्पून ऑफ ब्लू विट्रियल। देखो कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियल भी बोला जाता है, नाम याद रखना, ब्लू विट्रियल कॉपर सल्फेट। तो उसको उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना है या डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर सल्फेट के अंदर पानी मिलाना है। इन द टेस्ट ट्यूब फिल्ड 1/4 विद वाटर, ये टेस्ट ट्यूब 1/4 वाटर से भरी हुई है, उसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट अच्छे से मिला ली है। ड्रॉप द आयरन नेल इनटू द टेस्ट ट्यूब। अब हमने क्या करा, इसके अंदर आयरन नेल को डाल दिया। अब रिएक्टिविटी सीरीज देखो हमने क्या क्या यूज़ किया है, एक तो कॉपर का यूज़ किया है और एक आयरन का यूज़ किया है। ये रहा आयरन, तो आयरन है 7 नंबर पर और कॉपर है 11 नंबर पर। तो इसका मतलब जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। हम किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था हमारे पास जिसको ब्लू विट्रियल बोल रहे हैं, और उसके अंदर हमने आयरन डाल दिया Fe जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव है, कॉपर सल्फेट का एक्चुअल जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। जब ये कॉपर सल्फेट का जो कॉपर है उसको आयरन डिस्प्लेस कर देगा तो आयरन सल्फेट बनेगा Fe2SO4, जो भी है FeSO4 ही बनेगा। ठीक है, तो FeSO4 जब बनेगा तो कॉपर अलग हो जाएगा, तो इससे जो फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन होगा वो ब्लू कलर से चेंज हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये रहा रिएक्शन, कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्शन किया, फेरस सल्फेट बना या आयरन सल्फेट बना और कॉपर बना देगा। Since iron comes before copper in reactivity series, hence it is more reactive than copper. Therefore, iron displaces copper from its solution. The displaced copper will be precipitated out of the solution as brown coat and on nails. This so that, तो जो ब्लू कलर था वो गायब हो जाएगा और जो कॉपर सल्फेट था ब्राउन कलर का वो कॉपर नीचे की तरफ इन नेल्स के ऊपर जम जाएगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट होने का मतलब पाउडर फॉर्म में वापस जम जाना। दिस शो दैट अ हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो इससे क्या पता चलता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव था उसने कम रिएक्टिव कॉपर को उनके सल्फेट से, सॉल्ट से अलग कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है,
फिर आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगी, एक बड़ा सा कंपाउंड बना था किसी दो सब्सटेंस से, उनके कंपाउंड को अलग अलग कर दिया, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन सिंगल कंपाउंड इज ब्रोकन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड दो छोटे छोटे कंपाउंड में या दो से ज़्यादा छोटे छोटे कंपाउंड में सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको डेमोन्स्ट्रेट कैसे करेंगे, हमारे पास कुछ मटेरियल चाहिए इसके एक्सपेरिमेंट के लिए। शुगर का क्रिस्टल, टेस्ट ट्यूब, स्पिरिट लैंप एंड टोंग। एक चिमटा, स्पिरिट का लैंप जिसके अंदर आग जल रही हो, और शुगर का क्रिस्टल और टेस्ट ट्यूब। क्या करना है, प्लेस granulated sugar in a test tube and hold it over the flame of a burner with the help of tongue। तो चिमटे की मदद से हम लोग उस टेस्ट ट्यूब को पकड़ लेंगे और उसके अंदर थोड़े से शुगर के क्रिस्टल डाल देंगे और उसको गर्म करेंगे। तो क्या मिलेगा अपन को, क्या देखने को मिलेगा, You will observe that the sugar first melt and then turns brown। पहले तो शुगर है वो मेल्ट हो जाएगी और उसके बाद में ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। A pungent odor can be smelled and vapor is expelled from the melted substances। तो उसके अंदर से एक गंध निकलेगी, तीखी गंध, पंजेंट स्मेल निकलेगी, और उसमें से वेपर्स बाहर की तरफ निकलेंगे, उसके अंदर से धुआं निकलेगा। द वेपर कंडेंस ऑन द कोल्ड वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। तो थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा तो जो ऊपर की टेस्ट ट्यूब है, ऊपर का साइड का टेस्ट ट्यूब, तो वो तो ठंडा है, तो वहां पर वो वेपर वापस से ठंडा होके ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द वाटर दैट इज कंटेन इन द शुगर। In the end, sugar is changed into a black substance which is devoid of taste. It neither melt nor dissolve in water। आखिर के अंदर उसके अंदर जो बाहर पर्सनली के अंदर टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो जम गया था वो वाटर था, जो कि पहले से उस शुगर के अंदर मौजूद था। उसके बाद में वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगी जिसका कोई भी टेस्ट नहीं होता। तो क्या कंक्लूजन मिला, द शुगर हैज़ डिकम्पोज इनटू न्यू सब्सटेंस। तो जो शुगर था पहले वो नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो चुका है जो कि वाटर और कार्बन है, विच डू नॉट रिजेंबल शुगर। तो वापस शुगर जैसा नहीं बन सकता, वो शुगर जैसा नहीं दिख रहा। फिर आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन को अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।